हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, तो तैयार हो जाइए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र। मानव के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक प्रकार से पूरा डिटेल से हमने पढ़ लिया था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी था। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके वो वीडियो क्रमबद्ध तरीके से आप देखिए, ताकि आपको सारा जो है क्लियर जो है समझ में आए। क्योंकि आगे की जो वीडियो है तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप पिछली वीडियोस को नहीं देखेंगे। और एसबीएम जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं उनसे मैं ध्यान से ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपने लगातार होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और मेरे साथ लगातार जो अपनी वीडियो है उनको जो नोटबुक है उसमें भी मेंटेन करेंगे। नोट्स को पीडीएफ फाइल जो है आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, उस पीडीएफ फाइल से आप अपने नोट्स को मेंटेन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से भाग होते हैं। जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र के अंदर 3 अलग अलग पार्ट बताए थे, ठीक उसी प्रकार मादा जनन तंत्र में भी 3 अलग अलग पार्ट है। प्राथमिक जनन अंग जो कि पहला पार्ट है, प्राथमिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें अंडाशय अर्थात ओवरी। सहायक जनन अंग जिसमें अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि व भग अर्थात ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना और वल्वा। तीसरा जो भाग होता है जिसे हम कहते हैं सहायक जनन ग्रंथियां अर्थात एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पर कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो एक होती है बर्थोनिल की ग्रंथि और दूसरी है स्तन ग्रंथियां जिन्हें हम मेमरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे डिटेल से हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो लगातार देखते रहिए अपनी वीडियो। तो देखते हैं अंडाशय जो है, अंडाशय के बारे में हम बात करें तो ये प्राथमिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है अर्थात प्राथमिक जनन अंग। प्रत्येक जो मादा प्राणी है अर्थात स्त्रियों में एक जोड़ी बादाम की आकृति के अंडाशय उदर गुहा में वृक्क के पीछे, ध्यान रखना, उदर गुहा में वृक्क के पीछे श्रोणी क्षेत्र में या श्रोणी प्रदेश में मध्य अध्यावरणी मीजोवेरियम नामक आंत्र योजनी से जुड़े होते हैं। जो आंत्र योजनी होती है मीजोवेरियम उससे जुड़े रहते हैं श्रोणी प्रदेश में, अर्थात जो पेल्विक रीजन होता है उसमें बादाम की आकृति के एक जोड़ी अंडाशय जो है स्त्रियों में पाए जाते हैं। और ध्यान रखना अंडाशय का जो कार्य होता है वो है अंडाणुओं का प्रोडक्शन करना अर्थात ओवम को प्रोड्यूस करना। और फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं जिसमें एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करना, जो कि आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बात करते हैं अंडवाहिनी की। अंडाशय की जो औतकी है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। अंडाशय की जो औतकी है उसको हम अनुप्रस्थ काट में किस प्रकार हमें नजर आती है, ये हम अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। तो यहाँ हम आगे के जो ऑर्गन्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अंडवाहिनी अर्थात ओविडक्ट क्या होती है? तो प्रत्येक अंडाशय से 12 सेंटीमीटर लंबी पेशीय कुंडलित कीपाकार नली गर्भाशय तक होती है और इस नली को हम अंडवाहिनी कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि ये हमने मादा जनन तंत्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो डायग्राम है वो दिखाया है, जिसमें सभी डायग्राम्स के अंदर सारे ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक जोड़ी अंडाशय है और ये अंडाशय जो है जुड़े हुए हैं लिगामेंट्स के द्वारा। ये लिगामेंट्स आप देख रहे हैं और ये लिगामेंट से जुड़े हुए अंडाशय जो है
उनसे यहाँ पर अंडवाहिनी है और ये गर्भाशय तक जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये गर्भाशय अर्थात यूट्रस है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से एक जोड़ी जो है अंडवाहिनियां होती है, प्रत्येक अंडाशय से निकलती है और अंडाशय कहाँ तक जाती है, यूट्रस तक जाती है अर्थात गर्भाशय तक जाती है, अंडाशय से और यूट्रस तक। तो यहाँ हमने कहा कि प्रत्येक अंडाशय से 12 सेंटीमीटर लंबी, तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और कुंडलित है अर्थात इसमें कॉइल है, आप देख रहे हैं। और ये कीप के समान, इसका जो मुख होता है वो कीप आकार होता है, कीप के समान होता है आगे की तरफ, ठीक है, जहां से अंडाशय जुड़ा होता है। अंडवाहिनी को हम डिंब वाहिनी, गर्भाशय नलिका अर्थात इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट और यूटेराइन ट्यूब। यहाँ पर हमने सभी प्रकार के नाम्स को ध्यान रखना है। अंडवाहिनी भी कहते हैं, इसको हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं और इसको यूट्रस नलिका अर्थात गर्भाशयी नलिका भी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर मानव में निषेचन स्थल, जो मानव के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, मानव में निषेचन की जो क्रिया होती है वो इस नलिका में होती है, दैट इज ओविडक्ट। डिंब वाहिनी जो होती है उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है और इसीलिए इसे हम निषेचन नलिका भी कहते हैं अर्थात फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी में। और निषेचन क्रिया क्या है इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो यहाँ पर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो रीजन है ये अंडवाहिनी है और अंडवाहिनी में भी हालांकि अलग अलग पार्ट होते हैं। आगे वाला जो पार्ट है वो कीपाकार होता है, इसको जो है हम कीपक कहते हैं। यहाँ पर जो है ये डिंब वाहिनी होती है और ये यूट्रस नलिका जो है यहाँ पर आकर जुड़ जाती है। तो इस प्रकार जो यहाँ डिंब वाहिनी है उसे हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं। आगे की हम बात करें तो कीपाकार जो भाग है ये आप देख रहे हैं, ये कीप के समान भाग है, इसको हम कहते हैं जो अंडाशय से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, अंडाशय से जुड़ा है। इसे इनफंडिबुलम या कीपक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कीपक, राइट। इसके बाद किनारे पर जो उंगली नुमा उभार होते हैं, प्रवर्ध होते हैं, आप देख रहे हैं ये जैसे मेरा हाथ है ये अंडवाहिनी है, राइट, ये अंडवाहिनी है और यहाँ आप देख रहे हैं ये कीप के समान हो गया, ये चौड़ा भाग हो गया है और इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं ये झालर हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये झालर हैं। ये आप देख रहे हैं ये उंगली जैसे उभार, ये झालर कहलाते हैं, फिम्बरी, दैट इज फिम्बरी। और इसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ छिद्र होगा, यहाँ छिद्र होगा, तो ये जो छिद्र है कीपक का जो छिद्र है ये कहलाता है ओस्टियम, ये ओस्टियम कहलाता है। जहां से अंडाणु जो है, अंडाशय से जो अंडाणु बनते हैं, हमने कहा अंडाशय का काम क्या है, फीमेल जो यहाँ पर जो मुख्य जनन अंग है अंडाशय, उसका काम है ओवा प्रोड्यूस करना अर्थात अंडाणुओं का निर्माण करना। तो ये जो अंडाणु है यहाँ से इस ओस्टियम के द्वारा यानी कीपक के द्वारा अंडवाहिनी से यूट्रस के अंदर जाते हैं। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि जो ओस्टियम है, यहाँ ये कीपक जो है ओस्टियम के अंदर अंडाणुओं को क्या करता है, अपनी ओर ये इस प्रकार गति करते हैं जिससे अंदर की ओर, जैसे सीलियरी मूवमेंट होता है उसके जैसे मूवमेंट करते हैं और अंडाणु को एक्सेप्ट करते हैं, अंडाणु को ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अंडवाहिनी की जो दीवार होती है, यहाँ से ये जो अंदर की जो दीवार है इसकी, अर्थात इसकी जो अंडवाहिनी की जो भित्ति है वो संकुचनशील है। कैसी है, संकुचनशील है, कॉन्ट्रैक्टाइल है और रोमाभी और श्लेष्मीय उपकला होती है, अर्थात इसमें रोम भी होते हैं, सीलियरी एपिथेलियम है और श्लेष्मीय अर्थात यहाँ पर म्यूकस भी होता है। तो ये जो म्यूकस का स्राव होता है और ये क्या करता है, ये विशेष प्रकार का जो स्राव है वो अंडाणुओं को पोषण प्रदान करता है, साथ ही साथ सुरक्षा और उनको गति में सहायता करता है। अब आप कहेंगे कि साहब गति में सहायता, तो यहाँ पर जो इसमें जो रोम होते हैं वो सीलियरी मूवमेंट के द्वारा अंडाणु को मूवेबिलिटी प्रदान करते हैं, अर्थात उसको गति प्रदान करते हैं, उसको एक रास्ता जो है चिकना बना के रखते हैं ताकि वो आसानी से फर्टिलाइजेशन ट्यूब में जा सके।
क्योंकि निषेचन की क्रिया यहाँ पर, क्योंकि उसको जो मेल गैमेट है वो यहाँ मिलता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा। तो यहाँ हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो अंडाणु है उसको पोषण भी प्रदान करेगी, इसकी जो दीवार की जो स्राव है, और सुरक्षा और साथ साथ में गति में सहायता करती है। अब यहाँ से स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यदि मान लीजिए अंडवाहिनी की जगह यदि ओविडक्ट की जगह रबड़ की नली लगा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना बेटा, एक ही प्रभाव हमें जवाब देना है, आंसर। अंडवाहिनी की जगह जब रबड़ की नली लगाएंगे तो ना तो उसकी दीवार इस प्रकार की होगी और ना ही उसमें श्लेष्मा का स्राव होगा, तो ना तो वो पोषण दे पाएगी अंडाणु को, अंडाणु डेड भी हो सकता है, अंडाणु को सुरक्षा नहीं मिलेगी और वो इस प्रकार मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है अंडवाहिनी में की जगह रबड़ की नली होगी तो निषेचन क्रिया प्रभावित हो जाती है, हो सकती है। तो नेक्स्ट जो भाग है हमारा वो है गर्भाशय अर्थात यूट्रस। यूट्रस जो है वो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जो बड़ा जो भाग है और लगभग उल्टे नाशपाती के आकार का खोखला अंग होता है और ये श्रोणि क्षेत्र के मध्य में स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। जो श्रोणि रीजन होता है, पेल्विक रीजन के मध्य में ये स्नायुओं से जुड़ा होता है। ध्यान रखना, मानव में सिंप्लेक्स प्रकार का यूट्रस पाया जाता है, सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस पाया जाता है। अब ये सिंप्लेक्स टाइप यूट्रस क्या है, ये दरअसल में दो यूट्रस संयुक्त होकर दो जो यूट्रस हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं और उनके मिलने से एक यूट्रस बनता है। आप देख रहे हैं इधर दो यूट्रस जो थे वो कंबाइंड हो जाते हैं और उनके मिलने से एक यूट्रस बनता है, दैट इज सिंप्लेक्स टाइप यूट्रस। और यहाँ आप देख रहे हैं जो नीचे की तरफ जो गर्भाशयी ग्रीवा जिसे सर्विक्स कहते हैं, ये दोनों यूट्रस के मिलने से बनती है और आगे नीचे योनि या वेजाइना जो है वो दोनों जो नलियां हैं उनके मिलने से यानी कंबाइंड होने से बनती है। आगे बात करते हैं तो आकार जो है यूट्रस का आकार लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा गुणा 5 सेंटीमीटर चौड़ा गुणा 2.5 सेंटीमीटर मोटाई का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो दीवार है, जो यूट्रस की दीवार है वो मोटी और पेशीय होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये काफी मोटी दीवार होती है और पेशियों से बनी होती है। अगर हम बात करें तो ये अंदर से पेशीय और श्लेष्मा से बनी होती है। पूरी जो भित्ति है वो तीन परतों से बनी है। यूट्रस की जो भित्ति है उसमें 3 स्तर होते हैं। बाह्य स्तर जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, अंदर वाला जो मध्य स्तर है वो मायोमेट्रियम होता है, जबकि सबसे अंदर का जो स्तर है आंतरिक स्तर वो एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अंतः स्तर होता है और ये सबसे अंदर की ओर स्थित होता है। ये संवाहक होता है, ग्रंथिल है और वलित होता है अर्थात फोल्डेड। तो आप यहाँ अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये फोल्डेड होता है। कैसा होता है, ये फोल्डेड होता है। और ये फोल्डेड होना का जो इसका जो महत्व है वो ये है कि जब आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यूट्रस का जो कार्य है वो होता है भ्रूण को सुरक्षा और इसको यहाँ पर परिवर्धन जो है भ्रूण का वो यूट्रस में होता है। और जब भ्रूण का परिवर्तन होगा तो उसको स्पेस देने का काम करता है। क्योंकि वलित है, फोल्डेड है, तो ये आकार में कई गुना बड़ा हो जाता है। तो ये इसका बहुत ही महत्व है। आंतरिक जो स्तर है एंडोमेट्रियम वो फोल्डेड होता है, ग्रंथिल होता है, इसमें ग्लैंड्स होती हैं। मध्य वाला स्तर जो है वो मायोमेट्रियम जो कि पेशियों से बना होता है, बहुत मजबूत पेशियां होती हैं। सबसे बाहरी स्तर पेरीमेट्रियम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूट्रस के अंदर 3 भाग होते हैं। यूट्रस के अंदर 3 भाग होते हैं इसकी संरचना के अंदर।
ठीक है। भित्ति के अंदर भी 3 जो है स्तर थे, जबकि भागों की बात करें तो 3 भाग हैं, फंडस, काय और ग्रीवा। फंडस जो होता है वो अंडवाहिनियों से जुड़ा ऊपरी भाग है जो गुंबदानुमा है, गुंबद के आकार। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर का जो भाग है ये फंडस कहलाता है, दैट इज फंडस। और यहाँ ये गुंबद के समान होता है, जबकि मध्य काय जो है ये मुख्य भाग होता है, ये जो है चौड़ा भाग है और मेन जो है इसकी बॉडी बनाता है, यूट्रस की बॉडी बनाता है। जबकि ग्रीवा अर्थात सर्विक्स, जो सर्विक्स है वो नीचे वाला आप देख रहे हैं सकरा जो भाग है वो गर्भाशय ग्रीवा बनाता है। ये गर्भाशय ग्रीवा बनाता है, समझ में आ रहा है। ये जो ग्रीवा जो है गर्भाशय की काय है मुख्य, और ऊपर वाला जो भाग होता है वो फंडस कहलाता है। तो 3 पार्ट्स में यूट्रस को डिवाइड किया जाता है। उसकी संरचना की दृष्टि से, उसको समझने की दृष्टि से हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो यूट्रस है उसकी संरचना किस प्रकार बनी है। उसके आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ गर्भाशय नलिका के बाद में जो ये नली दिखाई दे रही है आगे की तरफ, ये योनि बनाती है अर्थात वेजाइना बनाती है, जो कि आगे की हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ अंडाशय से जुड़ी अंडवाहिनियां और यूट्रस, इसको हमने विस्तार से समझा है। सभी प्रकार के जो फीमेल जेनाइटल जो ऑर्गन्स हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं। कार्य की अगर हम बात करें, यूट्रस का कार्य क्या है, ध्यान रखना यूट्रस का कार्य क्या है। तो यूट्रस परिवर्तनशील भ्रूण को यानी जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद जो रोपण की क्रिया होती है, हम जानते हैं निषेचन के बाद जो रोपण होता है वो इस भाग पर यानी यूट्रस की जो दीवार है वहां पर प्लेसेंटा निर्माण से होता है। और प्लेसेंटा का निर्माण जब हो जाता है तो भ्रूण जो है परिवर्तित भ्रूण इसमें यूट्रस में जो है परिवर्तित होता है, डेवलप होता है, उसको पोषण प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ जो स्थान है वो यूट्रस के अंदर दिया जाता है। तो जो विकासशील भ्रूण है, परिवर्तनशील भ्रूण है, उसको यहाँ पोषण दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, स्थान दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट लेंगे जिसमें हम बाह्य जननांग, योनि, वल्वा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए लगातार अपनी जो है ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस।